ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा? हाफ एम बी स्क्वायर। सिंपल सा बात है। ठीक है, हमारे पास पूरा कितना डायरेक्शन है? तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन में की बात करेंगे तो इसमें एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा, तीन डायरेक्शन में। ओके, तो प्रत्येक डायरेक्शन का जो होगा वो उसमें क्या होगा? प्रत्येक डायरेक्शन की बात करेंगे तो प्रत्येक डायरेक्शन में जो है एनर्जी बराबर बराबर में बटेगा। तो हमारा जो एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, उसको तीन भाग में कर देंगे सिंपल सा। ओके, तो जैसे कि इस यहाँ पे देखिए, एक मिनट। हाँ, हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, तो पूरा का जो एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? 3/2 पी, 3/2 पीवी का। ओके, क्योंकि हमारा तीन एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। तो हमारा जो आरएमएस वेलोसिटी हुआ हमारा हाफ एम बी स्क्वायर ट्रांजिशन एनर्जी का, वो इसके बराबर होगा पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये होगा हमारा एनर्जी। ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, यहाँ पे हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हमारा पूरा कितना है? हाफ एम बी स्क्वायर है। ओके, तो हाफ एम बी स्क्वायर जो है हमारा जो एनर्जी हुआ, और इसमें क्या किया मैंने? वॉल्यूम से भागा कर दिया। ओके, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है आपका? मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका डेंसिटी है। ओके, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा आपका वो कितना होगा? हाफ रो बी स्क्वायर। ओके, ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पूरा पूरा ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करेंगे तो। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब जो हमारा एनर्जी जो हाफ एम बी स्क्वायर, वो कितना के बराबर है हमारा? 3/2 पीवी। क्योंकि हमारे पास तीन तरह है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीन से गुना किए। ओके, तो देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, सब पढ़ा है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। जो हमारा जो पी इंटू बी है उसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। ओके, तो ये जो एनर्जी आएगा हमारा वो कितना का आएगा? इन मोल का आएगा। ओके, तो अगर हमको एक मोल का चाहिए तो एक मोल का पता करने के लिए क्या करेंगे? ओके, देखो, तो ये हो गया हमारा 3/2 एन आर टी। अब देखो इन इज इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट। और इसका मान कितना पुट कर सकते हैं? वेट बाई मोलिकुलर वेट है हमारा, इन मोल का मान। इसको के क्या होता है आपका? आर बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो के क्या है हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
K इज आवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका मान जो होता है R/Na। ओके, R/Na मतलब गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना था, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 RT। ओके, तो 3/2 RT में अगर Na से गुना करेंगे और Na से भागा करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 3/2 RT में हम Na से गुना भी किए और Na से भागा भी किए, तो R/Na हमारा क्या होगा। तो अगर इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में अगर हमको एक्सप्रेस करना होगा तो हमारा एनर्जी होगा गैस का कितना होगा, 3/2 RT लिखे, 3/2 NaKT लिखे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा कितना, पूरा ट्रांसलेशनल एनर्जी। ओके, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रांसलेशनल एनर्जी का। ओके, तो पूरा का पूरा ट्रांसलेशनल एनर्जी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों का है। ओके, तो इसका एक एक ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 RT 3/2 NaKT। अब इसका जो है मोलिकुलर वेट के फॉर्म में। ओके, तो मोलिकुलर वेट के फॉर्म में कैसा होगा, क्या मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी और मीन मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हमारा उसका मान वही फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा है। जो हमारा जो मोलर काइनेटिक एनर्जी आया वो मोल के फॉर्म में इतना आया। अब इसी चीज को अगर अगर कितना पूछ रहा है कि इसका इसका चाहिए मीन, इसका मीन वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये हो गया कितना, हाफ मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इनटू Vr/RMS स्क्वायर। तो इसको क्या कर दे, E/N0 से इसका एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दोगे तो मोल में आ जाएगा। समझ आया। देखो एक मिनट, हमारा कितना था टोटल एनर्जी पूरा इन मोड का, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आया था वो कितना आ गया था हमारा, 3/2 NaKT। ओके, अब देखो मोल को, ओके, तो देखो इन मोड में कितना होता है, एक मोड में, सॉरी, एक मोड में एक एवोगाड्रो नंबर, देखो एक मोड में एक एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो इन मोड में कितना होगा, इन एवोगाड्रो नंबर। ओके, सिंपल सा बात है, इन मोड में इन एवोगाड्रो नंबर होगा। तो अगर हम किसी भी चीज को एवोगाड्रो नंबर से गुण भागा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मोड में एवोगाड्रो नंबर से गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, पूरा हमारा मॉलिक्यूल आ गया। मोड में एवोगाड्रो नंबर से गुना करने पे हमारा पूरा मॉलिक्यूल आ जाता है। ओके, तो पूरा मॉलिक्यूल जितना भी गैस में है तो पूरा मॉलिक्यूल का हमारा इतना काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है पूरा मॉलिक्यूल का। ओके, तो हमको चाहिए एक मॉलिक्यूल का चाहिए इसमें, तो एक मॉलिक्यूल का कितना आएगा, पूरा मॉलिक्यूल का हमारा इतना है 3/2 NaKT है, ये हमारा एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम एवोगाड्रो नंबर से भागा कर देते हैं, मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना करते हैं तो मॉलिक्यूल आता है। ओके, तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल में, तो अगर हम उसको एवोगाड्रो नंबर से भागा कर देंगे तो हमारा एक मॉलिक्यूल का जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल हमारा इतना है। तो अगर हम इसको एवोगाड्रो नंबर से भागा कर देंगे तो हमारा एक मॉलिक्यूल का जाएगा। तो हम इसको क्या कर दिए, एक एवोगाड्रो नंबर से भागा कर दिए, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा, 3/2 KT। ओके, तो एक मॉलिक्यूल का जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 KT का। और तो इन मोड, जब इन मोड आ जाएगा तो उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा पूरा मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी मतलब एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ओके,
ओके, अब ये क्या पूछ रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम में कितना होगा, एक ग्राम का। ओके, तो देखो हमको पता है कि एन मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूल कितना 3/2 kT एन है, ठीक है, और एक है हमारा 3/2 RT। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है 3/2 RT, और एन मॉलिक्यूल का कितना होगा 3/2 RT इंटू एन बोन। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एन का मान कितना होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो इसका मान सीधे पुट कर देंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 3/2 RT। ओके, तो अगर हमको 1 ग्राम का चाहिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1 ग्राम में क्या यहाँ पे वेट की जगह पे 1 ग्राम पुट करेंगे, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा 1 ग्राम का वो कितना होगा, वो कितना होगा 3/2 RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और यहाँ पे 3 इसने गुना किया हुआ क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इसने सबके नियम को 3 से गुना किए, क्योंकि एक एक्सिस का होगा 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT। ओके, तो इसमें किसी को दिक्कत काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में किसी को दिक्कत? उसके बाद मीन फ्री पार्ट पे, मीन फ्री पार्ट पे क्या है कि कोई भी गैस होता है ट्रेवल करता है तो कुछ समय के बाद आपस में क्या करेगा, वो कोलाइड करेगा। ओके, तो मीन फ्री पार्ट में क्या है कि दो गैस को आपस में कोलाइड करने करने पे, मतलब दो गैस दो आपस में कोलाइड कर रहा है, तो कोलाइड करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं मीन फ्री पार्ट पे। ओके, तो दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पार्ट पे गैस का। जैसे कि हम लोग क्या करंट चैप्टर में पढ़े थे, ड्रेड वेलोसिटी में क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहा था, यहाँ पे क्या है दो गैस का दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा। ओके, तब उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पार्ट में। और मीन फ्री पार्ट में जो साइंटिस्ट ने निकाला है उसका मान इतना होगा 1/2 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ओके, तो इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये साइंटिस्ट का निकाला हुआ एक फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना है इसमें। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछता कैसे है, वो वो एक बात है, ठीक है, किसमें क्वेश्चन पूछा कैसा, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो डी है ना वो आपका डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है, और एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये दो चीज याद करने वाली बात है इसमें। एन क्या है, तो बस आपको टर्म याद करना है कि कौन क्या क्या चीज है। डी हुआ डायमीटर, तो डायमीटर मतलब डिस्टेंस, और एन हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। ओके, और इससे क्वेश्चन पूछा है कि अगर डायमीटर को दुगना कर दिए तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा, मतलब मीन फ्री पार्ट में बढ़ेगा घटेगा। चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आधा कर दिए, डायमीटर को आधा कर दिए, दो भी है। ओके, कुछ भी दे देगा, कुछ भी पूछेगा, तो आपको ये करना है। तो जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो आपको दे देगा कि डायमीटर दे दिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया। ओके, डायमीटर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा, तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं। ओके, बस बस इतना ही देगा। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉइंट वॉल्यूम है इन एरिया इनटू डायमीटर, दो भी ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे कितना है ये हुआ, और यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो एक एरिया से एक एरिया कटेगा तो आपके पास एक डिस्टेंस बचेगा। ओके, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो उस समय आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो दिखाएंगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, जो हमारा आइडेंटिटी क्वेश्चन है इसका केटीजी का। अब देखो यहाँ पे फाइंड द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल contained in a vessel of the 7 liter
at 0 degree Celsius, and the Pascal is the 1.3 into 10 to the power 5 Pascal. ओके हमारा पास्कल में दिया हुआ है। ओके तो हमारा वॉल्यूम दिया 7 लीटर। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आर का मान कैसे पुट करेंगे। तो पास्कल कौन सा सिस्टम है, एमकेएस की सीडीएस? पास्कल किस में है, एमकेएस में कि सीडीएस में है? तो सबसे पहले जो है पास्कल एमकेएस में, तो आर का मान पुट करेंगे 8.31। ओके और टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर आ गया। अब वॉल्यूम में 7 लीटर, तो 7 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब? ओके तो कितना मीटर क्यूब होगा? 60 लीटर मतलब कितने, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, बता सकता है? नो वन। लीटर को जब कन्वर्ट करेंगे एम के सिस्टम में कितना होगा, 7 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर क्यूब। ओके क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और मीटर सेम होता है, जहां तक हमको पता है लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होता है। ओके जब हम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 10 पे पावर -3 से गुना करना पड़ता है। ओके तो हमारा वॉल्यूम आ गया। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इससे हमारा आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। इसको हम इसी जगह पे छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। A real gas behaves like added gas, तो रियल गैस एडेड गैस की तरह का बिहेव करेगा जब हमारा प्रेशर लो होगा, हाँ, और टेम्परेचर हाई होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 124 का आपको पता है ना कैसे याद करना है? अगर कभी भी भूल जाइएगा तो याद कैसे करना है, आप कोल्ड ड्रिंक को याद कीजिए। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें जो गैस होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो उस पे हमको कोल्ड ड्रिंक क्या चाहिए, ठंडा चाहिए। ठंडा चाहिए तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। बहुत इजी है। ओके कभी भी भूलिएगा तो क्वांटिटी को याद कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि हम अपने समय में ऐसे याद करके रखे थे। द लोएस्ट प्रेशर, the best vacuum that can be created in laboratory is 27 degrees Celsius or 10 to the power minus 11 mmHg. At this pressure, the number of fatty gas molecule in the per centimeter cube. ओके ओके यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो मतलब कितना हुआ, 300 केल्विन। ओके प्रेशर आपका कितना दिया, 10 पे पावर माइनस 11 mmHg। तो 10 पे पावर माइनस 11 mmHg को सीधे सिस्टम में कितना होगा, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए आंसर, और यहाँ पे आपको आर का मान चाहिए सीजीएस में। ओके तो सीजीएस में गैस कांस्टेंट का मान कितना होता है?
0.0831 के आसपास होता है शायद, हम उतना तक हमको याद है, ये सीरियस यूनिट में। अब इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो इसको करो सीरियस में कन्वर्ट कर दो, 10⁻11 में वो वृद्धि। ये कितना होगा सीरियस में, कितना होता है? एक मिनट, प्रेशर इसका नहीं आ रहा, इसको थोड़े बाद में इसको आते हैं, इसका हमको कन्वर्जन याद नहीं आ रहा है। एक 126 आते हैं। Two gases of equal molar amount are thermal equilibrium of the Pa, Pv, Pa, Bv are their respective pressure and volume. Then the Bth relation is true. Okay? दो गैस है, दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर हमारा सेम होगा, और टेम्परेचर सेम मतलब Pv is equal to nRT। तो अगर T सेम है और R भी हमारा जो सेम ही होता है, तो क्या लिखेंगे, P1 V1 is equal to P2 V2। ऑप्शन नंबर 4। 127 पे आते हैं। 127 क्या हमारा, equal volume of hydrogen, oxygen and helium gases are at the same temperature and pressure। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम जो हमारा सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो भिन्न भिन्न है, हैव द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होगा, हाइड्रोजन के पास कि ऑक्सीजन के पास कि हीलियम के पास? तो आपके पास क्या एक था, इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर 4। 128 gases obey van der Waals equation at, गैसेस होता है van der Waals equation को फॉलो करता है किस पे, only at normal temperature and pressure, only at high temperature and pressure, high pressure, or on temperature and pressure, only high temperature and low pressure। तो van der Waals equation को किस पे फॉलो करता है, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो van der Waals equation क्या होता है, P प्लस an स्क्वायर बाय V, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ओके, तो डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर पे ए और बी का मान अलग होगा। ओके, तो किसी ये हुआ हमारा कौन सा, इस पे कोई भी गैस का इक्वेशन फिट हो जाएगा, कोई भी गैस रहेगा, किसी भी टेम्परेचर पे रहेगा, किसी प्रेशर पे रहेगा, वो फिट हो जाएगा। तो इसलिए जो van der Waals इक्वेशन जो होता है ना, किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे फिट हो सकता है, क्योंकि वहां पे ए और बी का मान चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तो ए और बी नेगलिजिबल हो जाएगा, तो पीवी एनआरटी आ जाएगा। तो इसलिए एक गैस का इक्वेशन जो है हर कंडीशन में आपको लागू करेगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये संभव है। क्वेश्चन नंबर 129, a box contains n molecule of gas if the number of molecule is double, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, then the pressure will be what? ओके, गैस कंटेंट क्या n मॉलिक्यूल है गैस में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डबल कर दिए, तो प्रेशर क्या होगा? ओके, तो PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, मॉलिक्यूल को हमने डबल कर दिया,
तो मॉलिक्यूल को डबल कर दिया तो हमें क्या देखना है, प्रेशर देखना है। तो अगर मॉलिक्यूल डबल हो जाएगा तो प्रेशर भी हमारा डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ओके, बाकी हम कन्वर्ट आते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बना, उसको हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर में 700 mmHg दी। ठीक है, हम कल कल चेक करते हैं, सिर्फ टाइम अभी नहीं है। कल कल चेक करते हैं, उसको देखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे।